आज की हमारी क्लास रहेगी क्वेश्चन की। केवीएस से इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये कुछ कोर्स हैं, ये ऐप है अपना मेक करियर के नाम से, और जैसे ही प्ले स्टोर में जाते हो तो ये प्ले स्टोर में जाकर आप ये मेक करियर जो है ये इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये एक पूर्णतः आपका क्या है, एंड्रॉइड ऐप है, तो कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अनेक प्रकार के कोर्स यहाँ डिजाइन किए गए हैं, जैसे एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है, हिंदी स्पेशल ये ग्रामर का कोर्स है आपका, यूजीसी नेट सब्जेक्ट हिंदी का यूजीसी नेट का कोर्स है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स है। अनेक प्रकार के कोर्स यहाँ डिजाइन किए गए हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो। आज जो हम क्लास देखने जा रहे हैं वह क्लास देखने जा रहे हैं, आज हमारी क्लास होगी जिसने हिंदी विषय से केवीएस का पेपर दिया था और सीबीटी एग्जाम में उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो वो साक्षात्कार के लिए तैयारी कैसे करें, किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर हम किस प्रकार से दें। तो ये क्वेश्चन जो है वो आज हम तैयार करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उस क्वेश्चन को हम देखें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है और क्वेश्चन दिया, आपसे क्वेश्चन क्या जाएगा, हिंदी में रीति काव्य का विकास का परिचय दीजिए। हिंदी के अंदर हिंदी में रीति काव्य के प्रकाश का के विकास का परिचय दीजिए, या हिंदी में रीति काव्य पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जो आपकी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो आपसे क्वेश्चन रखेंगे कि हिंदी में रीति काव्य के विकास का परिचय दीजिए। आपको आंसर क्या देना है कि सूरदास कृत साहित्य लहरी, नंददास के द्वारा रचित रस मंजरी, कृपाराम की हित तरंगिणी, केशवदास के द्वारा रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया व छंदमाला, मतीराम के द्वारा रचित ललित ललाम रसराज, देव के द्वारा रचित भाव विलास रस विलास, काव्य रसायन, नखसिख, भिखारी दास के द्वारा रचित काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्ण पिंगल इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिंदी के अंदर रीति काव्य का विकास हुआ है। सबसे पहले हम देखिए अपनी तरफ से आंसर कैसे देंगे कि सबसे पहले सूरदास की रचना साहित्य लहरी के अंदर रीति ग्रंथों को लिखने की जो रीति है, जो परिपाठी है, उसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले सूरदास ही के द्वारा रचित साहित्य लहरी और उसके बाद नंददास के द्वारा रचित जो साहित्य लहरी है, ये सब भक्ति काल के हैं और भक्ति काल में ही रीति का आरंभ हो गया था। पूर्ण रूपेण जो रीति का प्रयोग है यह रीति काल में किया गया, लेकिन भक्ति काल से ही एक विशेष परिपाटी में ग्रंथों को लिखना आरंभ कर दिया गया था, या कहें काव्य लिखा जाने लगा था। जैसे सूरदास के द्वारा रचित जो साहित्य लहरी है, नंददास के द्वारा रचित जो रस मंजरी है, कृपाराम की हित तरंगिणी, केशवदास की कवि प्रिया आदि के अंदर रीति के तत्व पाए जाते हैं। रीति होती क्या है? रीति एक काव्य लिखने की एक विशेष परिपाटी होती है जिसमें काव्यांगों का प्रयोग किया जाता है, और आरंभ रीति काव्यों का आरंभ यही से मान लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास की जो रचना कवि प्रिया है, वहां से रीति ग्रंथों का आरंभ मानते हैं, जबकि अन्य जो आलोचक हैं उन्होंने सूरदास की जो साहित्य लहरी है और नंददास की रस मंजरी है, वहां से भी रीति काव्य का आरंभ माना है। ये हम आंसर देंगे अपनी तरफ से, और 3 से 4 लाइन का आंसर देकर हम अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर जैसे ही आप इसका आंसर बताएंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ प्रत्येक दिन आपको जो कोर्स चल रहा है उसमें प्रत्येक दिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो रीतिकालीन कविता में भक्ति के स्वरूप को निर्धारित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रीतिकालीन कविता में भक्ति के स्वरूप को निर्धारित कीजिए कि भक्ति काल के अंदर तो भक्ति काल था ही, लेकिन रीति काल के अंदर भी भक्ति भावना से संबंधित रचनाएं लिखी गई, उन पर आपको प्रकाश डालना है। ये भाव था क्वेश्चन का। देखो, रीति युग में भक्ति श्रृंगार का ही एक अंग थी। रीति काल के अंदर जो रीति काल था, हम कहेंगे कि रीति काल के अंदर
रीतिकाल के अंदर भक्ति श्रृंगार का ही एक रूप थी। भक्ति जो थी वो ईश्वरीय भक्ति को लेकर नहीं लिखी गई थी। वह वास्तविक जो भाव था वह ईश्वर की भक्ति करना नहीं था, बल्कि वहां जो भक्ति का भाव आया वह ईश्वर के प्रति जो लगाव दिखाया गया, जो प्रेम दिखाया गया, वह श्रृंगार का ही एक रूप पाया जाता है, जो राधिका कन्हई के सुमरन का बहाना मात्र था। धर्म के उस स्वस्थ और नीति रूप का जो आलंबन के द्वारा जीवन को ग्रहण करता है का नितांत अभाव था। बिहारी की नायिका स्पष्ट कहती है, क्या कहती है बिहारी की नायिका, फिर हम देख लेते हैं। जो न जुगती पिए मिलन की, धुरी मुक्ति मुँह दी ने, जो लहिए संग सजन को तो धरक धरक नरत हु की ने। कहते हैं कि बिहारी की जो नायिका होती है वो स्पष्ट कहती है, जो न युक्ति पिए मिलन की, कि वह युक्ति जो अपने प्रिय से एक प्रियसी को नहीं मिलाती है, धुरी मुक्ति मुँह दी ने, कि वह मुक्ति की धुरी नहीं हो सकती, वह मुक्तिदायिनी नहीं हो सकती है। जो लहिए संग सजन, तो अगर वह युक्ति हमें अपने सजन के साथ, अपने प्रिय के साथ रहना सिखाती है, धरक नरक हु की ने, वो कभी भी नरक का मार्ग नहीं हो सकती है। तो देखा आपने कि जो रीतिकाल है उसके अंदर भी ईश्वर भक्त और भगवान की चर्चा की गई, वहां भी भक्ति पाई गई, लेकिन भक्ति काल की तरह ये जो प्रेम था ये भगवान और भक्त का प्रेम या नहीं था। यहाँ जो भक्ति भावना दिखाई गई है वह श्रृंगार के ही एक रूप में दिखाई गई है, जो आगे चलकर मात्र कन्हई सुमरन का एक बहाना बन गई थी। तो जैसे ही बिहारी की नायिका कहती है कि वह युक्ति जो हमें अपने प्रिय के मिलन में बाधा डालती है, वह युक्ति जो हमें प्रिय से अलग करती है, वह युक्ति कभी भी मोक्ष दायिनी नहीं हो सकती, मोक्ष देने वाली नहीं हो सकती है। और वह युक्ति जो हमें अपने प्रिय के साथ ही रहना सिखाती है, वह कभी भी नर्क का मार्ग नहीं बन सकती है। यानी कि कह सकते हैं, या हम अंतिम लाइन देंगे कि निष्कर्षतः कह सकते हैं कि रीतिकाल की कविता के अंदर जो भक्ति दिखाई देती है वह श्रृंगार का ही एक रूप होती है, न कि भक्ति विषयक प्रेम का एक रूप होती है। ये कहकर हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जैसे ही हम ये कहकर रिलैक्स करेंगे, अगला ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, केशव दास की संवाद योजना की विशेषता बताइए। केशव दास की संवाद योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आपको देनी है। हो सकता है क्वेश्चन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डाले। तो हमारा आंसर होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है कि दरबारी कवि केशव दास अपनी संवाद योजना में तुलसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। मनोभावानुकूल दरबारी शिष्टाचार के अनुरूप इनके संवाद व्यंजना का अद्भुत सौंदर्य ग्रहण किया है। गत्यात्मकता, संक्षिप्तता, वाक्य पटुता, कूटनीति आदि इनके संवाद में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हम आंसर कैसे देंगे? ये शब्द अगर उस समय आपको याद नहीं आ रहे हैं और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालें, है ना, केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालें, तो हम कहेंगे कि केशव दास की जो संवाद योजना है वह तुलसी की संवाद योजना से भी आगे पाई जाती है। यानी केशव दास ने संवाद योजना में तुलसीदास को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे हम बात करते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस से तुलसीदास के द्वारा रचित और केशव दास की जो रामचंद्रिका है, जब भी कभी राम का गुणगान किया जाता है, गली मोहल्ले नुक्कड़ में जब राम का गुणगान किया जाता है, उस समय जो संवाद उठाए जाते हैं वो राम का वर्णन तो किया जाता है तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार, लेकिन वहां जो संवाद लिए जाते हैं वह केशव दास के ही संवाद लिए जाते हैं। अतः तुलसीदास से भी ज्यादा प्रिय हुए हैं क्या? केशव दास के संवाद। क्यों? क्योंकि केशव दास के संवादों के अंतर्गत लयात्मकता पाई जाती है, संगीतात्मकता पाई जाती है, जो तुलसीदास में भी पाई जाती है, लेकिन केशव दास में इनके साथ साथ वाक्य पटुता का गुण मौजूद है, इनके साथ साथ उक्ति वैचित्र्य का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण तुलसीदास से भी श्रेष्ठ योजना मानी गई है किसकी? केशव दास की।
यह कहकर हम अपने आंसर को विराम देंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देखें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अच्छा चौथा आ गया क्या? तीसरा क्वेश्चन ये हमारे पास था। चौथा क्वेश्चन जैसे ही हमें दिया जाता है, कल्पना करें कि क्वेश्चन रखा जाता है कि भूषण की काव्य कला की कोई 4 विशेषताएं बताइए। भूषण की काव्य कला की कोई 4 विशेषताएं बताइए। इसी प्रकार से हम हिंदी साहित्य के सभी पक्ष के ऊपर प्रकाश डालेंगे, सभी पक्षों के क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। जैसे आदिकाल कर दिया, भक्ति काल कर दिया, रीति काल तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद हम भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चात काव्य शास्त्र के अंतर को रखेंगे। उसके बाद हम अनेक रचनाओं के अंतर को रखेंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, आपके ये जो आपकी गद्य विधाएं हैं उनमें भी क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो सभी क्वेश्चन हम डिजाइन करेंगे। तो देखो, भूषण की काव्य कला की कोई 4 विशेषताएं हमें देनी है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। कि वीर रस की प्रधानता बद राष्ट्रीय चेतना का ओजस्वी भाव इनकी काव्य कला के अंदर पाया जाता है। दूसरा, तत्कालीन समाज की आलोचना, युग नायकों की प्रशंसा यहाँ पर की गई है। अतिचारों, अनाचारों के खिलाफ यहाँ आक्रोश की ध्वनि है। और चौथी कहेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये 4 विशेषताएं हम देंगे किसके? भूषण के काव्य कला की। अगर आपको हुबहू याद नहीं हो रहा है तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकते हैं, आंसर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि भूषण की काव्य कला की कोई 4 विशेषताएं बताइए, तो आप आरंभ करेंगे कि जैसा हमें विदित है कि भूषण रीति काल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इनकी रचनाओं में अगर हम देखें कि रीति काल जो है, रीति काल के तत्वों के साथ साथ इनकी रचनाओं के अंदर उग्र राष्ट्रीयता भी दिखाई देती है, राष्ट्रीयता के भाव भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण भूषण को रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी कविता के अंदर वीर रस प्रधान है। इनकी कविता में क्या है? वीर रस प्रधान है, राष्ट्रीय चेतना पाई जाती है, तत्कालीन समाज की यहाँ आलोचना की गई है और युग नायक की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। फिर अगली विशेषता दे देंगे कि इनकी कविता के अंदर जो अत्याचार हैं, जो बाह्य आडंबर हैं, उनके प्रति आक्रोश दिखाई देता है। उनका एक आक्रोश की भाषा में खंडन किया गया है। इनकी जो भाषा है यह ब्रज भाषा मानी जाती है। ये 4 हम अपनी तरफ से 4-5 विशेषताएं यहाँ इंक्लूड कर देंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सपोज करो आपसे पूछा जाता है, कल्पना कीजिए कि छायावाद व स्वच्छंदतावाद में साम्यता व मनुष्यता पर प्रकाश डालें। यानी छायावाद और जो स्वच्छंदतावाद है इसमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, ये हमें बताना था। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। स्वच्छंदतावाद के मूल में यूरोप की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी। जो स्वच्छंदतावाद है इसमें यूरोप की तात्कालिक यानी वर्तमान समय की क्या थी? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी। यद्यपि दोनों में ही व्यक्ति स्वातंत्र्य, स्थूल बंधनों और रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह, सौंदर्य प्रेम और आत्म अभिव्यंजना की प्रवृत्ति समान रूप से दिखाई देती है, तथापि दोनों के बीच की दूरी है। यूरोपीय रोमांटिक कविता का विद्रोह केवल सामंतवाद और उसका समर्थन करने वाली रूढ़ियों के विरुद्ध था, किंतु छायावाद का जो विद्रोह है वो सामंतवाद के साथ विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध भी था। भारतीय पूंजीवाद स्वयं साम्राज्यवाद के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस कारण भारतीय व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना में यूरोपीय व्यक्ति स्वातंत्र्य जैसा शक्ति, वेग और तीव्रता नहीं है, ये नहीं थी। ये हमें अंतर देना है किसका अंतर हमारे पास में है? छायावाद और स्वच्छंदतावाद। दोस्तों देखो, सबसे हम अपनी तरफ से अगर हमें क्वेश्चन है आंसर डिजाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? ये शब्द मैं मानती हूँ कि ये शब्द बहुत कठोर हैं और ये शब्द शायद आप प्रयोग नहीं कर सकते, उस समय हमारे मस्तिष्क में भी ये शब्द नहीं आ सकते, लेकिन इन शब्दों में से कुछ भी शब्द अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी जो वाक पटुता है वो बहुत अच्छी जाती है, प्रभावी जाती है। फिर भी अगर नहीं कर पाते तो हम अपने शब्दों में ही इसका आंसर दे देंगे। छायावाद का मतलब है
भारतीय स्वच्छंदतावाद, है ना। और स्वच्छंदतावाद का मतलब है यूरोपीय स्वच्छंदतावाद। दोनों में अंतर है कि अगर हम छायावाद शब्द को लेते हैं तो ये हमें बोध करवाता है भारतीय कला की तरफ, और हम स्वच्छंदतावाद का शब्द को लेते हैं तो ये बोध करवाता है यूरोपीय कला का बोध हमें करवाता है। फिर जो छायावाद है, उस छायावाद के अंदर यहाँ छायावाद के सब पहले ले लो कि स्वच्छंदतावाद, जो स्वच्छंदतावाद है उसमें उस समय यूरोप में जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी, जैसे सामाजिक विद्रोह था, राजनीतिक विद्रोह था, है ना, आर्थिक विद्रोह था, उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन छायावाद जो है ये भारत के अंदर शोषण और ये जो शोषित है उनके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है, यानी भारतीय प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है छायावाद में। ये दोनों के बीच अंतर है, तथापि दोनों में समानता देखें तो दोनों ने ही स्वातंत्र्य, स्थूल बंधनों और रूढ़ियों का विद्रोह किया है। दोनों ने ही सौंदर्य, प्रेम और आत्म अभिव्यंजना की प्रवृत्ति के ऊपर प्रकाश डाला है। बस इतना कहकर हम अपने आप को समाप्त ये रिलैक्स कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपका जाएगा, बहुत अच्छा आपका अंतर रहेगा दोनों का, और समानता भी आपने अच्छे से देती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है स्वच्छंदतावाद क्या है। स्वच्छंदतावाद, वैसे तो इसका आंसर उसी में आ गया, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि स्वच्छंदतावाद एक विद्रोह है जड़ शास्त्रीयता एवं प्रणालीबद्धता के खिलाफ, जो भावधारा को निष्प्राण तथा गतिकालिक बना देता है। स्वच्छंद धारा का यह मार्ग लोक जीवन और प्रकृति के बीच में होकर आता है, जो काव्य को ताजगी देता है। इसमें जिज्ञासा के कारण रहस्यवाद की भावना भी समाहित हो जाती है। व्यक्ति स्वतंत्रता व कल्पना इसकी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। तो ये क्या था, हमारा स्वच्छंदतावाद था, और स्वच्छंदतावाद का ही एक रूप भारत में क्या कहलाया, छायावाद कहलाया, जिसमें भी व्यक्ति प्रेम, है ना, प्रकृति प्रेम और सामाजिक विद्रोह, यथार्थ सूक्ष्म के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दिखाया गया, एक यथार्थता को प्रकट करने के भाव यहाँ पर रखे गए, तो वो क्या कहलाया, भारतीय विशेषताओं को लिए हुए वह क्या कहलाया, छायावाद कहलाया। तो ये हमें स्वच्छंदतावाद और छायावाद को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, छायावाद व रहस्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। छायावाद, आप जानते हो कि छायावाद के अंदर रहस्यवाद भी दिखाई देता है, लेकिन छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है, तो देख लेते हैं एक बार कि भाव पक्ष की दृष्टि से दोनों में माध्यम और अनुभूति की तीव्रता का अंतर है। रहस्यवाद में ब्रह्म व जीव की एकता प्रतिपादित की जाती है, जबकि छायावाद प्रकृति में ब्रह्म अथवा जीव की छाया का निरूपण करता है। क्या अंतर आया, पहला हमारा कि जो भाव पक्ष की दृष्टि से, छोड़ दो आप इस बात को कि भाव पक्ष की दृष्टि से, आप सीधे आ जाइएगा कि रहस्यवाद में ब्रह्म व जीव की एकता प्रतिपादित की जाती है। रहस्यवाद में ब्रह्म व जीव की एकता प्रतिपादित की जाती है, जबकि छायावाद प्रकृति में ही ब्रह्म और जीव की एकता को प्रतिपादित करता है। यानी प्रकृति माध्यम बन जाती है छायावाद की ब्रह्म और जीव की एकता को प्रतिपादित करने की। उसके बाद देखिए, रहस्यवाद में जहां प्रतीकों का प्रयोग होता है, वहीं छायावाद में लाक्षणिकता और व्यंजकता की प्रधानता पाई जाती है। जो रहस्यवाद है वहां पर जहां प्रतीक, आत्मा और परमात्मा के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर छायावाद जो है उस छायावाद में लाक्षणिकता और व्यंजकता की बाहुलता पाई जाती है, व्यंजकता की प्रधानता पाई जाती है। उसके बाद आया, रहस्यवाद में ब्रह्म केंद्र में होता है, जबकि छायावाद में व्यक्ति केंद्र में होता है। रहस्यवाद के अंदर जो केंद्र बिंदु होता है, जो ध्यान होता है, या हम कहें कि ध्यान केंद्रित होता है, वो ब्रह्म यानी ईश्वर पर होता है, जबकि छायावाद का केंद्र बिंदु क्या माना गया है, प्रकृति और व्यक्ति को रखा गया है। तो ये कहकर हम बताएंगे कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है। उसके बाद आते हैं, कुकुरमुक्ता के ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालिए। अगला हमारा है कि कुकुरमुक्ता, अगला क्या है दोस्तों, अगला है कि कुकुरमुक्ता, जो कुकुरमुक्ता है उस पर हमें प्रकाश डालना है। एक मिनट थोड़ा पीछे चले जाते हैं।
ये हमने देख लिया है। एक गीत और प्रगीत में क्या अंतर है, ये अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इससे पीछे वाला क्वेश्चन नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, पहले हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारा कि गीत और प्रगीत में अंतर कीजिए। गीत और प्रगीत में क्या अंतर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है वो आपसे पूछ लिया जाए कि गीत और प्रगीत में क्या अंतर होता है, या गीत और प्रगीत के अंतर पर प्रकाश डालें। तो हम देखें कि गीत में राग रागनियों से संपन्न विशिष्ट लय योजना रहती है, उसमें संगीत पक्ष परिनिष्ठ रहता है, अतः उसका आकार विस्तृत नहीं होता। प्रगीत में राग रागनियों विषय की कोई बाध्यता नहीं होती है। पहला अंतर हमारा क्या है कि जो गीत होता है वह राग रागनियों की विशिष्टता के कारण लय योजना से बद्ध होता है, या उसमें लय योजना पाई जाती है, जबकि प्रगीत में लय योजना तो होती है लेकिन वह राग रागनियों बद्ध नहीं होता, या राग रागनियों की प्रतिबद्धता उसमें नहीं पाई जाती है। इसलिए गय तथा प्रगीत यानी गीत तथा प्रगीत पाठ्य काव्य होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इसलिए जो प्रगीत है ये पाठ्य काव्य होता है। गीत भारतीय परंपरा के होने के कारण अधिक स्वच्छंद होते हैं, जबकि प्रगीत काव्य में नितांत नवीन कल्पना सृष्टियों का प्रयोग करते हैं। हम क्या कह सकते हैं, जो गीत होते हैं, गीत जो होते हैं ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा होती है, इसलिए इसमें विशेष नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि जो प्रगीत हुआ करते हैं इसमें नितांत नई कल्पनाएं समाहित होती हैं। गीत क्या होते हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे जो प्राचीन ये कहें गीतों के अंदर जो राग रागनियां होती हैं वो प्राचीन राजाओं से संबंधित होती हैं, देवी देवताओं से संबंधित होती हैं, उनमें नवीन सृजना की जगह नहीं होती, जबकि प्रगीत जो होता है उसमें नवीन सृजना पाई जाती है, उसमें कल्पना का स्थान होता है। ये हम कहेंगे क्या गीत और प्रगीत में अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, मुक्ति बोध की फंटेसी को परिभाषित कीजिए। मुक्ति बोध की फंटेसी को हमें परिभाषित करना है। हम कहते हैं कि मुक्ति बोध है ये फंटेसी का कभी माना जाता है, ये फंटेसी है क्या, इसको हमें क्या करना था, इसको हमें रखना था। तो देखो, मुक्ति बोध अपने समय के जटिल यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए फंटेसी का सहारा लेते हैं। इनकी फंटेसी अर्थहीनता से भरा आदर्श नहीं है, बल्कि यह संकेतात्मक ज्ञान से परिचालित सृजन प्रक्रिया का ही अंग है। फंटेसी शब्द का अर्थ होता है कल्पना। फंटेसी शब्द का अर्थ क्या होता है, कल्पना। लेकिन जो मुक्ति बोध की फंटेसी है, मुक्ति बोध की जो कल्पना है, यह कल्पना मात्र आपकी कल्पना नहीं है, एक सृजनात्मकता को लिए हुए कल्पना है, एक ज्ञान का वर्धन करने वाली कल्पना है। आगे देखो, आगे हम कहें कि यह अनुभूति जीवन तथ्य एवं अनुभव को एक स्वतंत्र दिग काल देती है, एक स्वतंत्र काल देती है। यह जीवन दर्श को पूर्ण करने की आशंका छुपाए हुए है। मुक्तिबोध के अनुसार फंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन समस्याओं का इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन प्रस्तुतियों का प्रक्षेप है। ये लाइन हमें जो की त्यों देनी है कि मुक्तिबोध के अनुसार फंटेसी मन की निगूढ़ प्रवृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित विश्वास और इच्छित जीवन परिस्थितियों का प्रक्षेप कहलाती है। ये पंक्ति तो हमें नू की नू याद करनी है अगर मुक्तिबोध के अनुसार देना चाहते हैं तो, नहीं तो हम कह सकते हैं कि फंटेसी का अर्थ होता है कल्पना। लेकिन मुक्तिबोध की जो फंटेसी है ये मात्र कोरी कल्पना नहीं है। मुक्तिबोध की फंटेसी में सृजनात्मकता के गुण समाहित होते हैं, नवीन ज्ञान सृजन के गुण समाहित हैं। इनके जो फंटेसी है वह फंटेसी व्यक्ति के जीवन को गति प्रदान करने वाली होती है, व्यक्ति के जीवन को सत्यता के दर्शन करवाने वाली फंटेसी होती है, ये हम कह सकते हैं। जैसा मुक्तिबोध ने कहा है, मुक्तिबोध ने कहा फंटेसी मन की निगूढ़ प्रवृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वास और इच्छित जीवन शक्तियों का प्रक्षेप होती है। ये कहकर हम मुक्तिबोध की फंटेसी को परिभाषित कर सकते हैं। ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे जो मैंने डिजाइन किए हैं। इसी प्रकार से ऐप के अंदर जो क्लासेज चल रही हैं
उनको प्रत्येक दिन क्वेश्चन डिजाइन करके दिए जाते हैं, अगले दिन उनसे सुने जाते हैं और इस प्रकार से हिंदी साहित्य की प्रत्येक अवधारणा से हम बिल्कुल रूबरू होकर उसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और स्पष्ट रूप से उसको बोलने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसी ही शक्ति अगर आप अपने अंदर, ऐसा ही कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िएगा। बहुत अधिक फीस भी नहीं रखी गई है। इस क्लास के नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप केवीएस इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कीजिए और आप इसका लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।